हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं केशवानंदा भारती केस। तो बेसिकली इसमें 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट। अब 24th अमेंडमेंट क्या थी? प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी बना दिया गया। 368 में पावर वर्ड यूज़ कर लिया। 25th अमेंडमेंट क्या थी? बी एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ DPSPs के पर्पज़ के लिए कोई भी लॉ बना दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। अब 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो प्लीज़ डू नोट, केशवानंद भारती श्रीपद गलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर 1973 सुप्रीम कोर्ट। अब ये जजमेंट, जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो दी गई SM सिकरी चीफ जस्टिस द्वारा। ये 13 जजेस बेंच थी, 13 जजेस, और 7:6 से डिसाइड हुई। पहले ये 6:6 था, फिर जो HR खन्ना चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस जजमेंट को टिल्ड किया मेजॉरिटी ओपिनियन में। सो फर्स्ट इट वाज 6:6, बट जस्टिस खन्ना एट द एंड सपोर्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब मेन केस तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, पर इसमें ना 3 और केसेस को क्लब किया गया था। तो कभी कभी PT में ये भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। श्री रघुनाथ राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शेथिया राम माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और लास्ट केस है ओरिएंटल कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन 4 केसेस को क्लब किया गया था और एक जजमेंट पास की गई थी। अब सबसे पहला इसमें अपने पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे जजमेंट का, और बहुत बड़ी जजमेंट है। तो पहला पॉइंट है, अभी जो सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर है वो कहाँ पर है? क्या ये 368 में है या आर्टिकल 245 रेड विद एंट्री 97 रेजिडरी पावर ऑफ यूनियन वहाँ पर है? मतलब पावर टू अमेंड कहाँ एग्जिस्ट करती है? 368 में करती है या आर्टिकल 245 रेड विद 7 शेड्यूल? तो इस केस में हेल्ड किया गया था। अभी 24th अमेंडमेंट के पहले भी और बाद भी जो पावर टू अमेंड है ना, वो आर्टिकल 368 में ही एग्जिस्ट करता था। Therefore, there is no requirement to read the amending power in any other article. तो जो source of amending power है वो आर्टिकल 368 ही है, even before 24th amendment and after 24th amendment. अब एक कंटेंशन थी, जो अमेंडमेंट की जाती है वो इज़ द अमेंडमेंट इज़ डायरेक्टली डन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो अमेंडमेंट है वो इंडिया के लोग डायरेक्टली करते हैं थ्रू पार्लियामेंट। तो इस केस में हेल्ड किया गया था, द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वंस इलेक्टेड इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। कोर्ट कहता है हालांकि पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये लोगों द्वारा ही इलेक्ट की जाती है, पर इलेक्शन के बाद इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली और हर डिसीजन पार्लियामेंट का रेफरेंडम के बेस्ड पे नहीं होता। तो जो अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पार्लियामेंट करता है एंड नॉट द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। फिर एक इशू आता है, व्हाट इज़ द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किस हद तक की जा सकती है और कितनी की जा सकती है? क्या सारा कॉन्स्टिट्यूशन का किसी प्रोविज़न को अमेंडमेंट किया जा सकता है? एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या नए कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हटाया जा सकता है? तो
इस इशू को डील करते हुए ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। अब अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट मीन्स टू चेंज। चेंज कैसे? आप कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ वेरी कर दीजिए, कुछ रिपील या डिलीट कर दीजिए। अमेंड तो 3 तरीके से हो सकता है, कुछ आप ऐड कर दीजिए, कुछ वेरी कर दीजिए, कुछ डिलीट कर दीजिए। अब जो क्वेश्चन था ना, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक अमेंड किया जा सकता है। ऑन द डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट ओनली द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इवॉल्व्ड। अब कोर्ट ने हेल्ड किया दैट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ जो कि इंडियन सोसाइटी में है सिंस इंसेप्शन ऑफ सोसाइटी, और ये फ्रीडम स्ट्रगल थी ना, तब भी ये वैल्यूज़ थी। ये जो वैल्यूज़ हैं ना, इन्हीं वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन वैल्यूज़ को हटा दिया जाए तो ये जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको हटा दिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल कोलैप्स। ड्यू टू दिस रीज़न द बेसिक प्रिंसिपल्स कैनॉट बी अमेंडेड और रिमूव्ड फॉर दैट मैटर। तो the court held that the constitution is not just a document, rather it is charter of social economic revolution in the society। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोशल इकोनॉमिक जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसका चार्टर है। और जो इसेंशियल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं ना, जिस पे फ्रीडम स्ट्रगल बेस्ड था, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कोई नॉन आर्बिट्रेरीनेस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, या जितने भी वैल्यूज़ थे, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, तो जब ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। The essential values and principles upon which the entire freedom struggle was based were incorporated in the constitution। उनको constitution में incorporate किया था, either expressly or impliedly also। Any process of amendment by which these goals and principles are taken away would rob the constitution of its essence। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को रोब कर लेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्पसलेस डॉक्यूमेंट बन जाएगा। एनी अमेंडमेंट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड एट अ पॉइंट वेयर द अमेंडमेंट टेक्स अवे द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो PDF है ना, मैं इसे एनेक्स कर दूंगा वीडियो के साथ, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। प्लीज़ पर इसे बेस डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा, अपने नोट्स आप खुद बनाइए। तो व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान और उससे पहले भी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी थे, और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आप उन अमेंडमेंट, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, आप उन बेसिक प्रिंसिपल्स को हटा नहीं सकते। इसको कहते हैं the doctrine of basic structure, that you cannot remove the basic principles of constitution। अगर वो ही हटा दिए जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लैप्स हो जाएगा, उस मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब आर्टिकल 368 यूज़ करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं, और जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके पास भी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स थी।
क्या वो दोनों इक्वल हैं? ये डिस्कशन भी इस केस में हुई थी। अब पावर का क्या मतलब होता है? टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या होती है? एनी पावर विच अनेबल्स एजेंसी टू मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसी पावर जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कही जाती है। थस द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट कैनॉट बी इक्वेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कई स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं तो प्लीज़ इन पे मत ध्यान दीजिएगा, ये रह जाती हैं जब डिक्टेट कराते हैं तो ये कई बारी प्रूफ रीड नहीं होती तो ये रह जाती हैं। द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसके पास जो पावर थी वो एक ओरिजिनल पावर थी, वो एक प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी थी उन्हें, रादर इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसके पास ओरिजिनल पावर्स थी और ये किसी प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड नहीं थी। दीज वर डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और जो पार्लियामेंट की पावर है वो डिराइव्ड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। द पार्लियामेंट बीइंग अ डेरिवेटिव बॉडी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बनाया है। सो इट कैन नॉट राइज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेक अवे द स्पिरिट और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज एन इम्प्लाइड लिमिटेशन अपॉन पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स टू नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं ना उन पे एक इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हटा नहीं सकती, इट कैन नॉट टेक अवे। तो जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की थी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स थी वो हाई थी एज कंपेयर टू पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट राइज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको टेक अवे नहीं कर सकता पार्लियामेंट। फिर नेक्स्ट इशू आता है, हाउ वुड यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। अब अमेंडमेंट से आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया, आर्टिकल क्लॉज 368 क्लॉज 3 ऐड कर दिया गया और क्लॉज 3 अपने डिस्कस कर लेते हैं। 368 क्लॉज 3, nothing in Article 13 shall apply to any amendment made under this article। आर्टिकल 13 में कुछ भी लिख दिया गया हो वो अप्लाई नहीं करेगा टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो अब इससे क्या हुआ? आर्टिकल 13 कहता है आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सके। अब 368 ने क्या कह दिया? 368 कहता है, 368 क्लॉज 3 कहता है इन केस ऑफ अमेंडमेंट अंडर 368 13 क्लॉज 2 नहीं लगेगा। तो इसका क्या मतलब था? इम्प्लाई होता है अभी देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ आर्टिकल्स। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में? कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज अ नीड टू डू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू आर्टिकल्स। आर्टिकल 13 clause 2 deals with ordinary legislation where article 368 is related to constituent powers of parliament. So article 368 is not covered by article 13 clause 2, तो इसलिए 368 clause 3 वैलिड है।
अब इसी पॉइंट पे गोलकनाथ ने जजमेंट में क्या कहा गया था, दैट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कंट्रोल्स अमेंडमेंट पावर। तो इस केस में गोलकनाथ जजमेंट वाज आल्सो ओवररूल्ड। एक नेक्स्ट इशू आता है, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं? तो कोर्ट ने आंसर किया यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन अवे। फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड कीजिए, पर आप बेसिक स्ट्रक्चर है ना, एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप टेक अवे नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट एक डॉक्ट्रिन और आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशंस। क्या ये 368 पे भी अप्लाई करता है? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग डाउन। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी प्रोविज़न अगर वो काफ़ी वाइड है, अगर कोई प्रोविज़न काफ़ी वाइड है तो कोर्ट उस प्रोविज़न को रीड डाउन कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी प्रोविज़न अगर काफ़ी वाइड है तो कोर्ट उसकी एक रिस्ट्रिक्टेड नैरोअर इंटरप्रिटेशन दे सकता है। अब जैसे आर्टिकल 368 में अमेंडिंग पावर बहुत वाइड है कॉन्स्टिट्यूशन की, दे कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग पावर इज वाइड, बट बाय रीडिंग डाउन 368 विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कोर्ट ने इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट किया। कैसे रिस्ट्रिक्ट किया? द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन डज अप्लाई अपॉन आर्टिकल 368। द कोर्ट रेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टू बी इम्प्लाइड लिमिटेशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एक इम्प्लाइड लिमिटेशन होगी 368 में, डैट यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इशू आता है जुडिशियल रिव्यू है ना, जो उसका स्कोप और एक्सटेंट क्या होता है अमेंडिंग पावर पे। अब दो तरह की लिमिटेशंस हैं 368 में। जो फर्स्ट है प्रोसीजरल, आपका प्रोसीजर क्या होगा। दूसरी है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव लिमिटेशन क्या, आप यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो अमेंडिंग पावर है ना पार्लियामेंट की, उसका क्या स्कोप है या क्या एक्सटेंट है उसकी। जो प्रोसीजरल है, नाइदर इट इज़ टू सिंपल टू अमेंड नोर इट इज़ टू रिजिड टू अमेंड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मिड पाथ फॉलो करता है। अब जो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है, पार्लियामेंट की पावर को लिमिटेड कर दिया गया टू द एक्सटेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक वेग डॉक्ट्रिन है। वेग का क्या मतलब है, जिसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता या जिसके करैक्टर अनक्लियर है। तो कंटेंशन थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ना तो इसकी कोई लिस्ट है, ना इसकी कोई एग्जैक्ट फिलॉसफी है, आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं दे रहे एलिमेंट्स की, ना ही आप प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हो। तो कोर्ट ने हेल्ड किया भी ये टेक्निकली अभी पॉसिबल नहीं है कि अपने इस प्रिंसिपल को रिजिडली डिफाइन कर दें इन वन गो। द कोर्ट हेल्ड दैट टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिजिडली डिफाइन इन द डॉक्ट्रिन इन वन गो। अब कोर्ट आगे ऑब्जर्व करता है कि जो इस केस में इशू ये नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट क्या होनी चाहिए। इस केस में इशू क्या है कि अमेंडिंग पावर की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक अमेंड किया जा सकता है। इसलिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है भी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की प्रोवाइड कर दी, और मोरेवर ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही बार में सारा कुछ डिफाइन कर दिया जाए। कोर्ट आगे और ऑब्जर्व करता है कि एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जिसको रिजिडली डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका ये मतलब नहीं है वो प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेग्लिजेंस, इक्विटी,
दीज आर ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ रिजिड डेफिनेशन, इनको भी रिजिडली डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ रिजिड डेफिनेशन। अब इस केस में टेस्ट बताया गया था भी किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानने के लिए क्या टेस्ट होगा। तो एनीथिंग विच टेक्स द टेस्ट फॉर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज टेकिंग अवे एनी प्रिंसिपल। आप किसी प्रिंसिपल को अगर हटा देते हैं, इफ़ इट अफेक्ट्स फ्रेटर्निटी एंड अफेक्ट ह्यूमन डिग्निटी और इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, देन इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर किसी प्रिंसिपल को हटाने से फ्रेटर्निटी अफेक्ट होती है, ह्यूमन डिग्निटी और इंटीग्रिटी नेशन की अफेक्ट होती है, देन इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब एग्जांपल के लिए अगर आप सोशलिज्म, सेकुलरिज्म रिमूव कर दो, तो ये मटेरियली अफेक्ट करते हैं फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी नेशन की? जी हाँ। सो दीज आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब दूसरा एग्जांपल है राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हटा दिया जाए तो इट ओनली बेसिकली अफेक्ट्स रिच पीपल। तो इससे दिस डज नॉट मटेरियली अफेक्ट फ्रेटर्निटी ऑफ द सोसाइटी, सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। Thank you so much. It was all about the basic structure doctrine and the केशवानंद भारती केस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। पता लगता है लोग पसंद कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।